हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना तैयारी प्लेटफॉर्म में और मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चंस की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने समाहित किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के अगर पूछा जाए सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हमें दोनों पता होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर एक पता है तो कोई बात नहीं, एक को हम ट्रिकी से समझ लेंगे कि सुजान रसखान के रचनाकार, अगर यहाँ पर रसखान है तो इसका मतलब रसखान ही होगा। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो रसखान जी है। कौन है? रसखान। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वीर रस को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार रस को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है करुण रस को कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है कि हास्य रस को कहा जाता है। जब भी रसराज की बात की जाती है, रसों का राजा, तो वहाँ पर आ जाता है आपका श्रृंगार रस। क्या आ जाता है? श्रृंगार रस, यानी कि प्रेम का उद्गार श्रृंगार रस। जब भी प्रेम की बात की जाए, रति दाम्पत्य प्रेम की बात की जाए, तो वहाँ पर हम कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे? तो यहाँ पर विकल्प कोई भी हो, अगर श्रृंगार रस है तो हम उसको क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि चिर संचति में उपसर्ग है। तो अगर आप उपसर्ग आपको निकालना नहीं आता तो आप इसको तोड़ दीजिए, चिर अलग कर दीजिए और संचित अलग कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगता है। अगर प्रत्यय की बात की जाती है तो हमारा पीछे वाला हो जाता है। अगर उपसर्ग की बात की जा रही है, यहाँ जब उपसर्ग की बात की जा रही है तो हमारा क्या होगा? शब्द के जो आगे लगता है। तो शब्द के आगे क्या है? यहाँ पर चिर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो चिर उपसर्ग है या चिर उपसर्ग है, चित उपसर्ग है और संचित। संचित तो होगा नहीं, चित नहीं होगा, क्योंकि चित यहाँ पर है सबसे पीछे, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा कि चिर उपसर्ग यहाँ पर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि इसमें से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें से कौन ऐसा है जो बहुव्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है। तो पहला है लाल हरा, दूसरा है बीड़ा पहाड़ी, तीसरा है चौराहा और चौथा है नील कमल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसका तीसरा पद प्रधान हो। तो इसमें तीसरा पद किसका प्रधान है ये आपको बताना है। तो लाल हरा की बात करें तो लाल और हरा, लाल और पीला, लाल और नीला, जब भी बीच में क्या आ जाए? और आ जाए। जब भी बीच में आ जाए और, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और चौराहा की बात करें तो चौ का मतलब चार और राह का मतलब राह, रास्ता, यानी कि 4 राहों का समूह। जब भी यहाँ पर नंबर यानी कि गिनती की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर समास होगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। अब हमारा बचता है नील कमल और बीड़ा पहाड़ी। नील कमल, नीला, नील का मतलब क्या होता है? नीला, और कमल का मतलब क्या होता है? कमल। तो नील कमल का मतलब होगा कमल कैसा है? तो कमल है नीला। जब भी कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है कि कमल नीला है। जब भी विशेषण और विशेष की बात की जाए, जब भी किसी के गुण की बात की जाए, रूप रंग की बात की जाए, तो वहाँ पर कौन समास होगा? वहाँ पर होगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। यानी कि कमल की विशेषता बताई जा रही कि कमल कैसा है? तो कमल है नीला। ठीक है। अब हमारा बचता है एक ऑप्शन
हम इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। लेकिन ऐसे कैसे टिक कर देंगे, जब तक कि हमें पता न चले कि ये कैसे ये समास बहुव्रीहि है। और भी कोई यहाँ पर विकल्प बहुव्रीहि समास हो सकता है। तो बीड़ा पाड़, बीड़ा का मतलब क्या हो गया, बीड़ा, पाड़ का मतलब हो गया उसको ग्रहण करने वाला, बीड़ा को धारण करने वाला कौन है, माँ सरस्वती। बीड़ा को कौन धारण किया है, बीड़ा किसके हाथ में है, तो माँ सरस्वती के। तो यहाँ पर क्या निकला, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, यहाँ पर तीसरा पद हमारा निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, यानी कि बीड़ा को धारण करने वाली माँ सरस्वती, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ऐसे बीड़ा पाड़ है, कभी कभी चक्र पाड़ पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप इसको देखिएगा कि इसमें क्या कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सभा में 20 लोग बैठे हैं। क्या पूछा गया है कि सभा में 20 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं। इसमें कौन सा विशेषण होगा, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है कि कोई सभा है उसमें 20 लोग बैठे हैं, तो उसमें कौन सा विशेषण होगा। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो 20 लोग बैठे हैं, संख्या का हमें पता लग गया कि सभा में कितने लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि सभा में कुछ लोग बैठे हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है कि हमें संख्या का ज्ञात नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सभा में 20 लोग बैठे हैं, यानी कि हमें संख्या का पता है कि वहाँ पर 20 लोग ही बैठे हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक तो होगा नहीं, कि इसको हटा देंगे, क्योंकि किसी के गुण की बात नहीं की जा रही है। पहला और चौथा विकल्प काटा गया, हमारा 2 विकल्प बचा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका मतलब कि 20 लोग बैठे हैं, तो निश्चित है कि 20 लोग बैठे हैं, पता है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। अगर आपको विशेषण की वीडियो देखनी है तो ट्रिकी के साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदिरालय में संधि है, मदिरालय में कौन सी संधि है ये बताना है। पहला है यड़ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, और चौथा है गुण संधि। तो संधि कौन सी है किसमें, मदिरालय। तो इसको हम तोड़ते हैं कि मदिरालय में संधि कौन सी होगी, मदिरा धन आलय। जब भी बड़ा आ बड़ी ही बड़ा उ आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अगर आपको संधि की ट्रिकी वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको संधि की ट्रिकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हालात का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब समान अर्थ। तो हालात का समानार्थी शब्द कौन सा है, हालत है, स्थिति है, समस्या है, फिर परिपेक्ष है। तो हालात का हालत नहीं होगा, स्थिति यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। का हालात का मतलब होता है आप किस स्थिति में, किस कंडीशन में, ठीक। यहाँ पर समस्या नहीं होगा, समस्या बताई नहीं जा रही, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि हालात का मतलब होता है, हालात का समानार्थी शब्द होता है स्थिति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ज्ञानार्जन में समास है। यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा चुन के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ज्ञानार्जन में समास है। तो ज्ञानार्जन का अगर हम इसको तोड़ते हैं ज्ञानार्जन को, तो क्या निकलता है, ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्जन। ज्ञान को अर्जन करने वाला क्या हो गया, ज्ञानार्जन। तो ज्ञानार्जन में समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्यय और द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें और का लोभ हो, अव्यय भाव का मतलब जिसमें पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग हो, और कर्मधारय का जिसमें विशेषण की बात की जाए। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को अर्जन, ज्ञान को अर्जन। तो कौन सा
सा समास हो जाएगा? जब को आ जाता है तो कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। यानी कि कारक चिन्ह के कारक जो होते हैं उसके जितने भी चिन्ह है वो सभी तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, लेकिन वो क्या हो जाएगा? वो तत्पुरुष ही समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञानार्जन, ये ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्जन। ठीक, तो यहाँ पर पहला विकल्प हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुआं का तत्सम शब्द बताइए। कुआं का तत्सम शब्द पूछ रहा है कि कुआं का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, यानी कि संस्कृत के शब्द पूछे गए हैं। तो कुआं का तत्सम शब्द बताइए क्या होगा? कुंजी होगा, कुंजिका होगा, कूप होगा, या फिर इनमें से सभी होंगे। तो कुंजी क्या है? कुंजी है तद्भव, और कुंजिका क्या है? तत्सम। किसका? तो कुंजी है तद्भव और कुंजी का तत्सम होता है कुंजिका। ठीक है, कुआं का पूछा गया है तो कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप हो जाएगा। यही विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा, यानी यही विकल्प हमारा राइट होगा। ठीक, कि कुआं का तत्सम होता है कूप। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चाकू से फल काटा गया में कारक पूछा गया। कारक, चाकू से फल काटा गया, इसमें कौन सा कारक है? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8। तो चाकू से फल काटा गया, इसमें कौन सा कारक है? पहला अपादान कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा कर्ता कारक और चौथा अधिकरण कारक। तो क्या पूछा गया? चाकू से क्या आया है? के आया है, से आया है। तो से किस में आता है? आपादान में भी आता है, करण कारक में भी आता है, लेकिन आपादान में आता है अलगाव के लिए। इसके लिए अलगाव के लिए, जब कोई वस्तु उसी वस्तु से अलग हो रही होगी तब वहाँ पर आपादान कारक होगा। करण कारक होता है जब से आ जाए किसी शब्द में, जब से आ जाए किसी वाक्य में तब हो जाता है। तो चाकू से क्या काटा गया? फल। साधन क्या है? यहाँ पर चाकू है साधन, की चाकू से फल काटा गया। साधन जब साधक के रूप में काम करता है तो वहाँ पर हो जाता है करण कारक, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर यहाँ पर से आ जाए तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि करण कारक है। अगर वहाँ पर आपादान में भी से आता है तो आपादान में कब आएगा? अलगाव के लिए। जैसे छत से ईंट गिरी, पेड़ से पत्ते गिरे। ठीक है, जो चीज़ अलग हो जाए वो अपादान कारक होगी, और जो चीज़ अलग ना हो अगर उसमें कारक चिन्ह से आ जाता है तो वहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ठीक, कर्ता कारक होगा नहीं, अधिकरण में नहीं है तो इसलिए अधिकरण नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा कारक होगा? यहाँ पर करण कारक हो जाएगा कि चाकू से फल काटा गया, यहाँ पर क्या आया? से आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है 11 कि सोम शब्द का पर्यायवाची है। सोम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पहला अमृत होता है, चंद्रमा होता है, शहद होता है, या फिर शराब होता है। तो सोम का पर्यायवाची होता है अमृत, पीयूष। ठीक है, यानी कि पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि सोम का पर्यायवाची होता है अमृत। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीपर पात सरिस मंडोला में क्या पूछा गया है? अलंकार पूछा गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प देख लेते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार और चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो आप कहोगे कि ये पीपर पात सरिस मंडोला, ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। लेकिन बीच में ये भी तो देखो कि सरिस आया है। जब किसी शब्द में, किसी वाक्य में क्या आ जाता है? से आ जाए, सम आ जाए, सा आ जाए, सरिस आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। यमक अलंकार होता है जब शब्द आवृत्ति हो, और अनुप्रास अलंकार होता है जब वर्ण आवृत्ति हो। उत्प्रेक्षा जन जानो मनो मानो जब आ जाए तब होगा। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला। आप पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, आप ये ट्रिक है, इससे अगर लगाओगे तो और अच्छा रहेगा।
तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। छात्र हित में शिक्षा है, राष्ट्र हित में शिक्षा है, जिसे साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास।